हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स वाला। अरे मैं लब सर, आपका लब भैया दोबारा से स्वागत करता हूं इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है एमपी बोर्ड वाला। तो हमारे वन शॉट की सीरीज में हमने बेटा जी 2 चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया था और आज हम लोग बेटा थर्ड चैप्टर लेके आ गए हैं, बेहतरीन चैप्टर लेकर आ गए हैं जिसका नाम है बेटा जी करंट इलेक्ट्रिसिटी। रोम रोम भाई साहब, क्या हाल चाल है आपके? नमस्ते नमस्कार बेटा, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम बहुत बेहतरीन होगी। समय वेस्ट ना करते हुए बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी के अगले 1 से 1.5 घंटे बस तुम्हें देने हैं बेटा। इस वन शॉट सीरीज में 1-1.5 घंटे में बहुत बेहतरीन तरीके से तुम्हारा सब कुछ रिवीजन हो जाएगा और बेटा एक अच्छा तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये तो भैया बहुत बेहतरीन है, इसको पढ़ लिया, अब मेरी करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी हो गई। अरे सुन जरा सुन, प्यार की धुन। अगर लव सर की क्लास में आए हो तो सिर्फ जीत की बात होनी चाहिए, हार की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मैं जरूर जीतेगा। तो सबसे पहले इस सेशन में बेटा डिजिटल अटेंडेंस आपको मारना है, सेशन को लाइक ठोक देना है बेटा। और जब पूरी लेक्चर देख लो तो लेक्चर कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में बताना। लव यू ऑल बेटा। चलो, तो आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी देखने वाले हैं और आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं बता देता हूं बेटा। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बेटा। रेजिस्टेंस के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में। उसके बाद मेरा हमारा इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है क्या बेटा? वो आती है हमारे पास किरचॉफ्स लॉ। फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है बेटा। और उसके बाद लास्ट में तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? उसके बाद तुम्हारे पास लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा? ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। चलो, तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। नजरों को बेटा स्क्रीन पे रखिएगा, नजरें हटी और दुर्घटना घट जाएगी। नजरों को यहां पे एकदम कड़ाके से बेटा गड़ा के रखना है। लव यू बेटा। चलो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को और सबसे पहले समझते हैं बेटा हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। बेटा किसी भी क्रॉस सेक्शन से अगर कोई कंडक्टर लोगे, किसी भी क्रॉस सेक्शन से अगर क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है टी टाइम में, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। वही लिखा हुआ है देखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर, मतलब एक कंडक्टर मान लो, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। जैसे मान लो तुम्हारे पास बेटा अगर कोई कंडक्टर है, बहुत ध्यान से समझना बेटा, हाँ इसका तुम एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हो ये, और मान लो बेटा इसमें से कोई करंट दौड़ रहा है आई, सॉरी चार्ज फ्लो हो रहा है क्यू, और टाइम लेता है बेटा वो टी, तो करंट यहां से जो होगा बेटा वो क्यू बटा टी होगा। बोलोगे बात तो सही है। अगर करंट कांस्टेंट है तो, अगर करंट कांस्टेंट नहीं है बेटा, देखो अगर इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा बेटा? क्यू बटा टी होगा। और अगर बेटा करंट कांस्टेंट नहीं है तो ये होगा I इज इक्वल टू डी क्यू बटा डी टी। ये होता है बेटा, इसको बोलते हैं इंस्टैंटेनियस करंट। क्या कहते हैं बेटा इसको? इंस्टैंटेनियस करंट। बोलोगे बात तो एकदम सही है, ठीक है सर। हाँ, अब देखो बेटा यहां पे क्या लिखा हुआ है, इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर। मुझे साफ साफ दिखता है बेटा ये कूलम और ये सेकंड है, तो कूलम पर सेकंड विल बी द एसआई यूनिट, और उसी को बहुत प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? एम्पियर बोलते हैं, और हम लोग ए से दिखाते हैं, ठीक है सर जी। द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ये लिखा क्या हुआ है बेटा? देखो बेटा, देखो एक चीज मैं तुमको बता देता हूं, एक चीज मैं तुमको बता देता हूं कि जो करंट है ना वो तुम्हारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या बात करते हो सर? हाँ, वो बेटा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। बोलोगे सर डायरेक्शन की तो बात करते हो आप। अरे बेटा वेक्टर होने के लिए जब करंट को हम जोड़ते हैं तो सिंपल अलजेब्रा से नहीं जोड़ सकते, वो जोड़ सकते हैं वेक्टर लॉस के हिसाब से, लेकिन करंट बेटा जी ऐसे नहीं जोड़ा जाता है, इसीलिए हम वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। ये क्या होता है बेटा जी? एक स्केलर क्वांटिटी होती है बेटा, इस बात का ध्यान रखना। ये बेटा क्या है तुम्हारे पास? एक स्केलर क्वांटिटी। ये है तुम्हारे पास बेटा एक स्केलर क्वांटिटी। बोलोगे बात तो सही है।
लेकिन फिर भी इसमें हम लोग डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट की बेटा जो डायरेक्शन होगी इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ऑफ क्या बेटा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा होगा, कहने का मतलब यह हुआ बेटा कि मान ले कि अगर इधर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है तो करंट की भी डायरेक्शन बेटा क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज इधर मुड़ रहा है तो करंट इधर होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है ना, तो निगेटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो कभी कभार यह भी बोला जाता है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। क्या बात तो समझ में आई? हाँ सर, बात तो समझ में आई। बोलो खूबसूरत, बेहतरीन, बहुत अच्छा। द करंट इज द सेम फॉर ऑल क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। बेटा जी क्या लिखा हुआ है, करंट बेटा जी किसी भी क्रॉस सेक्शन से क्या होता है, सेम होता है, भले ही जो कंडक्टर है वो नॉन यूनिफॉर्म ऑफ क्रॉस सेक्शन हो बेटा, नॉन यूनिफॉर्म तुम्हारे पास बेटा क्रॉस सेक्शन हो। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, एक सिंपल सी भाषा में मैं तेरे को समझा देता हूं, सिंपल सी भाषा में मैं तेरे को समझा देता हूं कि अगर मान ले तेरे पास ये कोई कंडक्टर है बेटा, और ये देख बेटा ये इसकी क्रॉस सेक्शन, ये इसकी क्रॉस सेक्शन। अगर बेटा ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, एरिया अलग अलग है, कोई दिक्कत की बात बेटा जी नहीं है। अगर यहां से करंट आई फ्लो हो रहा है तो यहां से भी बेटा करंट आई ही फ्लो होगा, याद रखिएगा। अगर करंट की वैल्यू कांस्टेंट क्वेश्चन में गिवन है तो भले ही तुम्हारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग हो जाए, बेटा करंट तुम्हारा क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा। बोलोगे बात समझ में आ गई? बोलोगे हाँ सर, बात तो एकदम समझ में आ गई। लव यू बेटा। चलो अब बेटा ये हमको देखो, इलेक्ट्रिक करंट हमको पता चला स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, उसकी यूनिट क्या होती है, ये सारी चीजें बेटा हमको समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा करंट डेंसिटी। करंट तो बेटा स्केलर क्वांटिटी नहीं है, बट करंट डेंसिटी बेटा तुम्हारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, अरे वेक्टर क्वांटिटी है। और बेटा इसकी डायरेक्शन होगी ना, बोलोगे हाँ, इसकी डायरेक्शन वही होगी बेटा जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। करंट बेटा जिस भी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, और जो भी डायरेक्शन ऑफ करंट होगी बेटा वही तुम्हारे पास क्या होगी, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी। इसको हम लोग बहुत ही प्यार से बेटा दिखाते हैं जे वेक्टर से। किससे दिखाते हैं बेटा, जे वेक्टर से। क्या बात करते हो सर? हाँ, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी। मतलब कि बेटा इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, मतलब कि आई बटा ए, करंट बटा एरिया तुम्हें क्या देता है बेटा, करंट तुम्हारे पास डेंसिटी देता है, करंट डेंसिटी देता है। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में तुमको लिखना हो बेटा तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। क्या बात करते हो सर? हाँ, क्या बात करते हो सर? हाँ, ठीक है, जे वेक्टर इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट आई वेक्टर इज इक्वल टू बेटा तुम्हारे पास क्या होगा, करंट होगा। अब अगर मैं थोड़ा सा एसआई यूनिट की बात करूं तो, एसआई यूनिट की बात करूं तो इसकी एसआई यूनिट बेटा क्या होगी, ये एम्पियर है, ये मीटर स्क्वायर है, तो बेटा एसआई यूनिट जो होगी तुम्हारे पास एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगी, पावर -2 है ये। बेसिकली मैं ये बोल रहा हूं एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट। ठीक है सर, यहीं से तुम बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लोगे, एल -2 होगा बेटा, AT-2 नहीं होगा यहाँ पे, AL-2। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला। बोलोगे बात तो सही है। देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इन द डायरेक्शन ऑफ बेटा जी फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट जिधर भी होगा बेटा उधर ही तुम्हारे पास क्या होगी, उधर ही तुम्हारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी होगी। जिधर करंट फ्लो हो रहा है बेटा उधर ही करंट डेंसिटी होगी। लेकिन बेटा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक चीज समझ में आता है कि जे इज इक्वल टू तुम्हारे पास आई बटा ए है। तो करंट तो बेटा जी मैंने बताया क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जो करंट डेंसिटी है बेटा वो ऑफ कोर्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को ध्यान रखना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जहां कम होगा वहां करंट डेंसिटी ज्यादा होगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जहां ज्यादा होगा वहां पे बेटा करंट डेंसिटी कम होगी, क्योंकि यहां पे तुम्हारा इनवर्स रिलेशन है। बोलोगे बात तो सही है? ओके, तो ये हुआ बेटा करंट डेंसिटी के बारे में। ओहो, अब देखो थोड़ा सा बेटा, ये बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्ट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बेटा एक ध्यान से बात को समझो
कि कभी भी अगर तुम्हारे पास अगर एक कंडक्टर है ना, बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। तुम्हारे पास अगर कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है ना, हाँ, बना के बताता हूं तुमको बेटा, यहां पे एकदम शॉर्ट में बताता हूं तुमको बहुत बढ़िया तरीके से। कोई भी कंडक्टर है, मान ले वो एल लेंथ का है, क्वेश्चन में एल लेंथ दिया भी है, और तू इसके अंदर क्या कर रहा है बेटा, इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस लगा दे, मतलब बैटरी, बेसिकली एक बैटरी कनेक्ट कर दे यहां पे, ये प्लस माइनस। अगर करंट बेटा जी प्लस से माइनस की ओर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होगा। मैं तो किसी एक इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात करना चाहता हूं, बोलोगे हाँ सर। तो होता क्या है बेटा जी कि अगर ये तुमने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया तो विदाउट दिस पोटेंशियल डिफरेंस, विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारे पास बेटा जो थर्मल वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, थर्मल एवरेज की बात कर रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो बेटा जीरो होती है। ये बेटा जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं होगा तभी करंट आएगा कंडक्टर में। तो करे क्या, जब बेटा हम इसमें एक बैटरी लगा देते हैं तो इसका जो तुम्हारे पास एक नेट वेलोसिटी आ जाता है, और फिर थर्मल वेलोसिटी तुम्हारे पास बेटा जी जीरो नहीं आती। क्या बात करते हो सर। होता क्या है बेटा कि अगर तुमने यहां पे ये लगाया पोटेंशियल डिफरेंस, तो प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा जी, तो इस पे तुम्हारे पास क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, तो इस साइड एक फोर्स लगता है। फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, दैट इज ई इंटू ई। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया बेटा, ई बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलोगे हाँ सर। तो बेटा हर इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, और है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाऊं हर इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हर इलेक्ट्रॉन के लिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, याद रखना। बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं, बेसिकली ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी है बेटा, हर इलेक्ट्रॉन की जीरो है इनिशियल, जब तुम कोई बैटरी नहीं लगाए थे। तो मैंने बोला बेटा v इज इक्वल टू तुम्हारे पास एटी आ गया। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो v1 इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या आएगा बेटा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम t1। t1 क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है फॉर ईच इलेक्ट्रॉन। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है बेटा जी, दो कॉन्स्टिट्यूटिव कोलिजन्स के बीच में बेटा जी जो तुम्हारे पास टाइम होता है, ठीक है ना, जो टाइम होता है बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम हम लोग बोलते हैं बेटा, ठीक है ना, बोलोगे हाँ। सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम t2, वैसे डैश 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 v3 करोगे तो बेटा ये a ऑफ tn आएगा। सबको बेटा ऐड कर दो तो v1 प्लस v2 प्लस डैश 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 vn हो गया, डिवाइडेड बाय तुम n कर दो अपने साइड से, इधर से n, इधर n डिवाइड किया तो इधर भी करना होगा, तो ये क्या आ गया बेटा a, और सब में बेटा t1 प्लस t2 दिस कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा ये वाली जो चीज है ना t1 प्लस t2 प्लस दिस 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 बाई n, इसको बोलते हैं टाउ। तो ये एक्सेलरेशन इनटू टाउ हो गया, और टाउ क्या होता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और ये जो होता है बेटा एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां पे बेटा क्या आया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ए की वैल्यू तुम फाइंड कर चुके हो, ई बटा एम इंटू तुम्हारे पास बेटा यहां पे आ गया टाउ। टाउ जो होता है बेटा वो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है। क्या होता है बेटा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, बोलोगे बात तो सही है। और ये जो है बेटा वो होती है ड्रिफ्ट स्पीड। क्या बेटा, ड्रिफ्ट स्पीड। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, डिराइव करने को भी आता है। एक चीज मोटा मोटी मैंने तुमको बता दिया कि इसको डिराइव कैसे करते हैं, क्योंकि मैं आपकी रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक है, वन शॉट में, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है, ये पूरी चीज मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दी है, और यहाँ पे ये तुम्हारे पास क्या आया बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखो यही मैंने रिलेशन फाइंड किया है, vd इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ। और बेटा इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ भी इसमें दिया हुआ है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा जी, मैंने तुमको जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने तुमको बता दिया बेटा, ठीक है। ई क्या है ये सब यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। ई तुम्हारे पास बेटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है बेटा, ठीक है ना, हाँ। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, बोलोगे बात तो सही है। और एम क्या है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलोगे बात तो सही है, ठीक है। अब देखो बेटा इस वीडी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये तुम्हारे पास फॉर्मूला आता है। जब तुमने बेटा पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है एक कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी से मूव करता है, ऐसे तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाया, ऐसे ऐसे फोर्स की वजह से ई इंटू कैपिटल ई फोर्स लग रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो क्या लिखा है, ये डेफिनेशन है बेटा, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है।
ये डेफिनेशन है बेटा, और ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है यहां पर, When a potential difference is applied across the ends of a conductor, मैंने बताया बेटा अगर कंडक्टर से एंड में अगर तुम कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट मूव विद एन एवरेज वेलोसिटी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, इलेक्ट्रॉन्स उधर मूव कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा? हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने तुमसे क्या बोला, जिस स्पीड से मूव करते हैं विच इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना है बेटा, ये एक एवरेज वेलोसिटी होती है और इसकी वैल्यू बेटा कांस्टेंट आती है, और ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होती है। बेटा ध्यान रखना इसको बेटा, कांस्टेंट, ये एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट आती है। दिस इज आल्सो ए कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी। बोलोगे बात तो सही है। बोलोगे सर एक और रिलेशन दिख रहा है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय Vd इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय ANE। बेटा ये रिलेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, मतलब इसका डेरिवेशन भी बेटा पूछ लिया जाता है। आइए मोटा मोटी मैं तुमको डेरिवेशन बताता हूं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आखिर ये आया कैसे, ये है क्या? बेसिकली अगर तुम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे ना, देखो बेटा यहां पे ये है क्या, Vd इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाई ANE। इसको जब तुम इधर मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये आएगा I इज इक्वल टू NaEVd। अच्छा, इसके डेरिवेशन आता है बेटा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखने को भी आता है और इसकी डेरिवेशन भी आती है। आइए बेटा थोड़ा सा देखते हैं। उसको देखने से पहले बेटा जी थोड़ा सा यहां पर आते हैं। एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं बेटा हम लोग मोबिलिटी। क्या बोलते हैं बेटा? मोबिलिटी। ये है क्या? द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब देखो बेटा तुम्हारे पास जो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड करोगे तो ये तुम्हारे पास मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। ये होता है मीटर पर सेकंड, ये होता है न्यूटन पर कूलम। इसकी जो एसआई यूनिट आती है बेटा वो आती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट आती है तुम्हारे पास, ठीक है? बिल्कुल सही। और डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा तुम यहीं से निकाल सकते हो, वो होता है m का पावर -1 t स्क्वायर इंटू a का पावर 1। तुम अपने हिसाब से बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो ये आया बेटा Vd बटा E। अच्छा ये सर कैसे, ये बताओगे थोड़ा सा, मतलब ये आया कैसे? देखो बेटा ये म्यू जो होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटा E आता है। अब V पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E इंटू L होता है, तो बेटा E के जगह V बटा L लिख सकते हो। तो Vd डिवाइडेड बाई V इंटू L। ये मीटर पर सेकंड और ये लेंथ, तो ये बेटा ये आया मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसको मल्टीप्लाई करके, और ये वोल्ट। तो देखो बेटा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड, और एक बार तुम्हारे पास ये आ गया तो बेटा तुम डायमेंशनल फॉर्मूला तो निकाल ही दोगे। हालांकि बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा नहीं जाता है, हालांकि डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा जी पूछा नहीं जाता है। बोलोगे बात तो सही है सर, बोलोगे बात तो एकदम सही है सर, ठीक है। तो ये आया बेटा तुम्हारे पास Vd बटा E। लेकिन देखो बेटा अभी एक रिलेशन तुमने जो फाइंड किया था, एक रिलेशन तुमने फाइंड किया था यहां पर, क्या? Vd इज इक्वल टू E बटा M इंटू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो मैंने तुमसे क्या बोला बेटा, ये तुम्हारे पास आएगा कितना? E को इधर लाओगे तो मैंने बोला बेटा ये आएगा Vd बटा E इज इक्वल टू E बटा M इंटू टाउ। बेटा यही तो है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला बेटा ये भी हो जाता है, देखो E टाउ बटा M। तो कभी ये भी अगर MCQ में आ गया तो घबराइएगा नहीं, इसको भी बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? मोबिलिटी ही हम लोग कहते हैं। अब बेटा देखो I इज इक्वल टू NaEVd कहां से आया, बहुत ध्यान से समझो बेटा। जो तुम्हारे पास कंडक्टर था ना, सुनो, जो तुम्हारे पास बेटा कंडक्टर था, मैं उसी की बात कर लेता हूं, ठीक है ना? उसकी लेंथ तुम्हारे पास क्या थी बेटा? L थी, ठीक है सर। बेटा N को मैं मान लेता हूं तुम्हारे पास क्या? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसकी यूनिट बेटा होता है पर मीटर क्यूब। बेटा कभी भी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुमको अगर दिया, मतलब ऐसा कुछ टर्म यूज किया हो तो समझ जाना इसका मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लूं और लेंथ L है तो बेटा वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ होता है, याद रखना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैपिटल N मान लिया, तो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहोगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो ये N इंटू A इंटू L हो जाएगा। बोलोगे बात तो एकदम सही है। अब आखिर ये लेंथ होगा कितना? यहां पे इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है बेटा जी किस स्पीड से? Vd से, ये कांस्टेंट स्पीड है। तो लेंथ इज इक्वल टू बेटा स्पीड इंटू टाइम। मान लेते हैं यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम t लगा। बोलोगे बात तो सही है। तो मैंने बोला इसके जगह रख दे भाई तू
वी डी इंटू टी। बहुत सही। ये आया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज कितना फ्लो हो रहा है बेटा? Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है बेटा? एन इंटू ए इंटू वी डी इंटू टी और इंटू ई। तो करंट कितना होगा बेटा? ये होता है Q बटा टी। तो मैंने बोला ये कितना आया बेटा? एन ए वी डी इंटू टी इंटू ई। बेटा टी नीचे है, ये कैंसिल हो गया तो आ गया ना बेटा, एन ए ई वी डी। एन ए ई वी डी इज इक्वल टू आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा रिलेशन है, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। क्या बात समझ में आई सर? बात समझ में आई। अच्छा एक चीज और है बेटा, यहां से बहुत ध्यान से समझना कि अगर तुम यहां पे ए को इधर ले आओगे तो बेटा ये आई बटा ए होगा इज इक्वल टू एन ई वी डी। तो मैंने बोला बेटा जो आई बटा ए होता है वो करंट डेंसिटी होता है, तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू बेटा ये आ गया एन ई वी डी। क्या बेटा? करंट डेंसिटी आ गई तुम्हारे पास एनएवीडी। तो करंट डेंसिटी को बेटा तुम इस टर्म्स में भी लिख सकते हो। करंट डेंसिटी को बेटा तुम इस टर्म्स में भी लिख सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक तुम्हारा बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब देखो बेटा, अच्छा ये हमारे बेटा एमपी बोर्ड के बहुत बेहतरीन इंग्लिश के टीचर्स जिनका नाम है विनोद सर और जिज्ञा मैम, आपके लिए लेकर आए हैं, पीडब्ल्यू की टीम आपके लिए लेकर आई है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जिसका दाम सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए का है भैया। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए का। मतलब 99 रुपए में तो बेटा देखिए एक वाटर बोतल आती है, लेकिन तेरे को इंग्लिश सीखने का मौका मिल रहा है बेटा सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में। अगर तुमने बेटा जी अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। बहुत बेहतरीन टीचर हमारे विनोद सर और जिज्ञा मैम आपको बहुत प्यार से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे और तुमको बेटा वो लाइफ में कॉन्फिडेंस भी देगा। देखो इंग्लिश बोलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। बाहर जाओगे ना तो तुमको समझ में आएगा, अरे ये तो दिक्कत की बात है भाई। पता चला तुम कभी इतना अमीर बने, फॉरेन में गए, ओहो इंग्लिश बोलने नहीं आ रहा, दिक्कत की बात होगी भाई। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात, बहुत बेहतरीन बात। तो अभी तक ज्वाइन नहीं की हो तो बेटा ज्वाइन कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चलो अब देखो बेटा थोड़ा सा ओम्स लॉ पे आते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ क्या बोलता है? बहुत सिंपल सी कहानी है। ओम्स लॉ बोलता क्या है, बहुत ध्यान से समझो बेटा, कि इफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ए कंडक्टर सच एज टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड, अगर मान लो बेटा किसी कंडक्टर की टेम्परेचर चेंज ना हो तो करंट जो फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। करंट फ्लो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड्स। मतलब कि जो भी करंट होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस जो लगाओगे उसको प्रोपोर्शनल होगा। जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हो तो इधर आता है एक आर टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा रेजिस्टेंस, और V इज इक्वल टू तुम्हारे पास होता है आई आर। लेकिन बेटा इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला तुम तभी लगा सकते हो, ये फॉर्मूला तुम तभी लगा सकते हो जब तुम्हारे पास बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट हो। बोलोगे सर ये तो बचपन की बातें आपने यादें ताजा करवा दी कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये होता है बेटा ओम्स लॉ। एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज गिवन बाई, देखो क्या, आर इज इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर टाउ बटा एम एल। ये आया कहां से? इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ध्यान से समझो। मैंने बोला देख भाई कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो होती है ई बटा एम इंटू टाउ। आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी से, आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी से यहां से भी वी डी की वैल्यू निकालो तो बेटा ये आएगी, देखो आई बटा एन ए ई। अगर दोनों बेटा वी डी और वी डी है तो आपस में इक्वल होगा। तो मैंने बोला बेटा ई बटा एम इंटू टाउ इज इक्वल टू आई बटा एन ए ई। ठीक है बेटा, हाँ आई को इधर ही रखो, आई की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करो। तो मैंने बोला आई इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ बेटा, तो मैंने बोला एन ए और ई इंटू ई स्क्वायर हो गया बेटा ई इंटू टाउ बटा एम। अब बेटा v इज इक्वल टू ई इंटू एल होता है, तो e की वैल्यू में v बटा एल रख सकता हूं, यहां पे रखने वाला हूं। तो मैंने बोला बेटा कि आया एन ए ई स्क्वायर, टाउ का टाउ छोड़ दो, डिवाइडेड बाई m छोड़ दो, और ये v बटा एल हो गया तुम्हारे पास। बोलोगे हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, बोलोगे हाँ सर। ये सही है ना भाई?
वी डी इज इक्वल टू ई बटा एम इंटू टाउ, वी डी इज इक्वल टू आई बटा आई इज इक्वल टू एन ए वी डी, ठीक है बेटा, ई बटा एम इंटू टाउ, और ये आया बेटा आई बटा वी डी इज इक्वल टू आई बटा एन ए, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। अगर आई की वैल्यू फाइंड करूंगा तो इधर मल्टीप्लाई करना होगा, तो डिवाइडेड बाई एम आएगा, बिल्कुल सही है बेटा। ई की वैल्यू क्या है कि वी बटा एल, तो वी बटा एल लग दिया, बहुत सही बात है। अच्छा अच्छा, तो मैंने बोला बेटा इस चीज को पूरा इधर लाओ, तो ये हो गया बेटा आई मल्टीप्लीकेशन ऑफ, इस चीज को इधर लाओगे तो बेटा ये आएगा एम एल डिवाइडेड बाई एन ए ई स्क्वायर टाउ, एन ए ई स्क्वायर टाउ। देख लो बेटा, एम एल को इधर मल्टीप्लाई किया और ये डिवाइड हो गया, तो ये आया बेटा वी। ये होती है बेटा तुम्हारे पास रेजिस्टेंस। देखो इस क्वांटिटी को रेजिस्टेंस हम लोग बोलते हैं बेटा, ये गलत दिया है, इसका पावर -1 लगा दो, -1 मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो एम एल डिवाइडेड बाई तुम्हारे पास रेजिस्टेंस कितना आता है बेटा, एन ए ई स्क्वायर टाउ। एन क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, और इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस आर। तो बेटा ये V इज इक्वल टू आई आर यहां से तुम्हारे पास आता है, V इज इक्वल टू आई आर तुम्हारे पास यहां से आता है बेटा, तो ये हो गया तुम्हारे पास V इज इक्वल टू आई इंटू आर। याद रखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेटा देखो ये जो तुम्हारे पास टर्म आई है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो रेजिस्टेंस तुम्हारे पास कितना आया है, एम एल बटा एन ए ई स्क्वायर टाउ, एन ए ई स्क्वायर टाउ। बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, ये कंडक्टर पर डिपेंड करता है। नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्टर, ये भी कंडक्टर पे मतलब मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये तो कांस्टेंट है, चार्ज और इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ कंडक्टर वेरिएबल हो सकता है, तुम वेरी कर सकते हो। तो मैंने तुमसे क्या बोला बेटा, यहां से जो रेजिस्टेंस आया है तुम्हारे पास वो क्या है बेटा, एम बटा एन, ये ई स्क्वायर टाउ है ना, बोलोगे हाँ सर, और इनटू ये लेंथ बटा ए बचा। बेटा ये वाली जो चीज है ना, ये वाली, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी, सब कुछ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा रो। तो R इज इक्वल टू हो गया तुम्हारे पास रो एल बटा ए। लेकिन याद रखना बेटा ये सिर्फ मटेरियल प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ बेटा मटेरियल प्रॉपर्टी है, और एक आगे जाके तुम पढ़ोगे ये डिपेंड करता है किस चीज पे बेटा, टेम्परेचर पे। तो ये तुमसे बेटा पूछा जाता है कि बताओ रेजिस्टिविटी किस किस चीज पे डिपेंड करती है बेटा, तो रेजिस्टिविटी तुम्हारे पास डिपेंड करती है किस किस चीज पे बेटा जी, टेम्परेचर पे और मटेरियल प्रॉपर्टी पे। लेकिन अगर तुम यहां रेजिस्टेंस की बात करोगे तो देखो बेटा, अगर तुम रेजिस्टेंस की बात करोगे तो मैं तुमसे क्या बोला, लेंथ पे एरिया पे, मतलब रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है सर, बात तो सही है। अब ध्यान से समझना बेटा, अगर मैं तुमसे बोलूं, बहुत ध्यान से समझो बेटा, प्यार से समझो। हाँ जी सर, मैंने बोला देखो बेटा J इज इक्वल टू आई बटा ए होता है। हाँ सर, अगर मैं V इज इक्वल टू आई आर से I की वैल्यू रखूं तो मैंने बोला बेटा ये V बटा R हो जाएगा, बोलोगे हाँ सर। R की वैल्यू क्या होगी, रो एल बटा ए, बोलोगे हाँ सर, और इनटू ए, ये कैंसिल, तो मैंने बोला ये बता V बटा रो एल आया। V बटा एल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, V इज इक्वल टू ई इंटू ए से, तो मैंने बोला बेटा ये आया E बटा रो, तो मैंने बोला J इज इक्वल टू बेटा आया E बटा रो। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी भी होता है। इस चीज को बेटा हम लोग एक और चीज लिख सकते हैं, क्या बेटा, कंडक्टिविटी बेटा एक टर्म आता है, कंडक्टिविटी वो होता है सिग्मा, एंड दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये क्या होती है बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या बेटा होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। बोलोगे बात तो एकदम सही है। अब मैंने क्या बोला, ये 1/रो को अगर तुम सिग्मा लिख सकते हो तो J इज इक्वल टू तुम्हारे पास सिग्मा इंटू ई भी आ गया सिग्मा के टर्म्स में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है सर। क्या बात समझ में आई है, बोलोगे हाँ। अगर तुम यहां से बेटा रेजिस्टिविटी की यूनिट देखना चाहो, देखो बेटा यहां से R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो R इंटू ए आया यहां पर, डिवाइडेड बाई एल आया, ये रो आया। रेजिस्टेंस मतलब हुआ तुम्हारे पास ओम,
एरिया मतलब मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ मतलब मीटर, मतलब ये और ये कैंसिल हो गया, तो मैंने बोला ओम मीटर विल बी द एसआई यूनिट। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। अब कंडक्टिविटी का जो रिलेशन होता है बेटा वो 1/ρ होता है, मतलब इसका रेसिप्रोकल। तो इसकी जो यूनिट आएगी बेटा वो आएगी पर ओम पर मीटर। बेटा पर ओम को ना साइमेंस कहा जाता है, साइमेंस को एस से दिखाते हैं, एस का पावर -1। पर ओम को बेटा क्या कहलाता है, पर ओम बेटा इसको बोलते हैं साइमेंस, साइमेंस जिसको हम लोग एस से दिखाते हैं पर ओम को। तो बेटा पर ओम हो गया साइमेंस, और ये पर मीटर का पर मीटर, साइमेंस पर मीटर। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी ये बताता है बेटा कि कोई भी कंडक्टर से कितना इजीली करंट फ्लो हो सकता है, कितना इजीली करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है बेटा। ओहो ठीक है सर जी, क्या बात समझ में आई सर, बात समझ में आई, बोलो खूबसूरत बेहतरीन। ओहो लव यू बेटा। चलो बढ़ते हैं आगे, चलो बेटा बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ जाओ। अब आओ देखो बेटा थोड़ा सा ओमिक कंडक्टर्स के बारे में और थोड़ा सा नॉन ओमिक कंडक्टर्स के बारे में। ओमिक कंडक्टर वो होता है बेटा जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ओम्स लॉ क्या होता है बेटा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। बोलोगे बात तो सही है सर। आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर्स। एग्जाम्पल क्या है बेटा, ऑल ओमिक मेटालिक कंडक्टर्स आर ओमिक कंडक्टर्स। फॉर ओमिक कंडक्टर्स वी आई ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, याद रखना। यहां पे बेटा देखोगे साफ साफ V इज प्रोपोर्शनल टू I है, दैट मींस कि स्ट्रेट लाइन तुम्हारे पास बनेगा। तो यहां तो IV ग्राफ दिया, IV ग्राफ बोलो चाहे VI ग्राफ बोलो, दोनों स्ट्रेट लाइन ही आएगा। दोनों में फर्क क्या होता है समझ लीजिएगा थोड़ा सा, कि देखो बेटा अगर तुम बेटा जी बहुत ध्यान से समझना, यहां पे दो टाइप के ग्राफ बनते हैं, उस चीज का ध्यान रखिएगा। दो टाइप के ग्राफ बनते हैं बेटा, उस चीज का ध्यान रखिएगा। एक होता है बेटा जी VI ग्राफ, और एक होता है बेटा IV ग्राफ। ये ऑरिजिन हो गया और ये ऑरिजिन हो गया। ठीक है, हाँ जी। मैंने क्या बोला तुमसे बेटा जी कि दोनों का ग्राफ जो होगा बेटा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ऐसे ऐसे। लेकिन याद रखिएगा बेटा इसका जो स्लोप होता है VI ग्राफ का, क्योंकि V इज प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू IR। तो V इस पे ड्रॉ किए हो तो इसको Y मानोगे और इसको मानोगे X। तो X के साथ जो आता है वो स्लोप देता है, तो यहां पे स्लोप डायरेक्ट तुमको बेटा जी रेजिस्टेंस देगा। लेकिन यहां पे जो स्लोप होगा ना बेटा वो तुम्हारे पास क्या देगा, वो देगा बेटा जी 1/R रेजिस्टेंस देगा, 1 बाय रेजिस्टेंस देगा। क्यों, क्योंकि बेटा V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब तुम क्या कर रहे हो, आई वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे हो, ये y हो गया, और ये x एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे हो। तो आप यहां से y की वैल्यू निकालोगे तो ये x/r आएगा दिस। तो x के साथ 1/r आया, दैट मींस ये तुम्हारे पास क्या होगा बेटा स्लोप होगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, अगर ओमिक कंडक्टर्स हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, उनकी बेटा जी इस तरीके से क्या बनती है, ग्राफ बनती है। क्या बात समझ में आ रही है, बोलोगे हाँ सर बात समझ में आई सर, बात समझ में आई। खूबसूरत बेहतरीन, बहुत अच्छी बात, बहुत बेहतरीन बात। ठीक है सर। अब देखो बेटा नॉन ओमिक कंडक्टर्स, नॉन ओमिक कंडक्टर्स बेटा मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। Those conductor which do not obey Ohm's law, ओम V इज इक्वल टू आई आर को फॉलो नहीं करते। एग्जाम्पल से इसके पूछे जाते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स के, डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स। दो एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखिए, एक डायोड याद रखिए बेटा और ट्रांजिस्टर याद रखिए। फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर जो VI ग्राफ है बेटा जी वो क्या होता है, इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो देखो बेटा ये IV ग्राफ है, इसका कुछ ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन तुम्हारे पास नहीं होगा ग्राफ। तो ये पूछता है कि नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो भी बेटा जी ओम्स लॉ को फॉलो ना करे। दो एग्जांपल दीजिए, आराम से दे दोगे बेटा, एक डायोड एग्जांपल दे सकते हो और एक बेटा वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, ट्रायोड वाल्व, ये सब तुम एग्जांपल दे सकते हो। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बेहतरीन बात है। अब इतना समझने के बाद हमको तो अभी तक समझ में आया ये चीज कि सर आपने ये बताया कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पे, लेंथ पे, एरिया पे।
सर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है दो चीजों पे, एक मटेरियल पे और एक बेटा जी एक चीज पे बेटा टेम्परेचर पे। सर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है ये जरा बताओगे? बिल्कुल बताऊंगा बेटा, बिल्कुल बताऊंगा। डिपेंडेंसी ऑफ आर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर। ठीक है, हाँ बहुत अच्छी बात है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत प्यार से समझना। ठीक है, देखो मैंने तुमसे क्या बोला कि देख भाई, अगर मान ले तेरे पास कुछ इनिशियल टेम्परेचर टी थी और इसकी इनिशियल रेजिस्टेंस आर थी, अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा के बेटा इसका टीएफ कर दिया, लेंथ एरिया सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत की बात बेटा नहीं है। ठीक है, हाँ हालांकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ पे भी फर्क पड़ता है, बट अभी उसको हम लोग कंसिडरेशन में नहीं ले रहे। ठीक है, बोलोगे हाँ सर। तो मैंने तुमसे क्या बोला बेटा, ये टी है और ये फाइनल टेम्परेचर टीएफ हो गया और टीएफ इज ग्रेटर देन टी है, बहुत ध्यान से समझना। तो मैंने बोला इसकी रेजिस्टेंस भी बदल जाती है आरएफ, और ये जो फाइनल रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है बेटा, इनिशियल रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा इंटू फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे न्यूमेरिकल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है एमपी बोर्ड की बात करूं तो, लेकिन बेटा जी अगर आया रिलेशन लिखने को तो रिलेशन तुम जरूर लिख देना, रिलेशन पूछा जाता है। याद रखिएगा बेटा ये रिलेशन है तुम्हारे पास कंडक्टर्स के लिए, इस चैप्टर में तुमको कंडक्टर्स के बारे में ही बस पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना बेटा, लास्ट में सेमीकंडक्टर आएगा तो बेटा उसका भी डिपेंडेंसी पढ़ाई जाती है कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक ऐसा ही रिलेशन बनता है बेटा रेजिस्टिविटी के लिए। अगर मान लो टेम्परेचर टी है और इसकी रेजिस्टिविटी बेटा रो आई है, फाइनल टेम्परेचर टीएफ कर दे बेटा और फाइनल इसकी रेजिस्टिविटी रो एफ हो गई, टेम्परेचर के साथ क्या होती है बेटा, चेंज होती है। तो बेटा टी से तुम टीएफ पे आ गए हो फाइनल टेम्परेचर पे, तो इसकी जो फाइनल रेजिस्टिविटी होगी, देखो बेटा सेम फॉर्मूला है बेटा, बस आर की जगह मैंने रो रख दिया। बोलोगे हाँ सर? ठीक है, बोलोगे हाँ सर। एक चीज ध्यान रखना, चाहे वो रेजिस्टिविटी हो चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे बेटा वो रेजिस्टिविटी हो चाहे वो बेटा रेजिस्टेंस हो, फॉर्मूला को तुमको देख के समझ में आता है बेटा। ठीक है, कि अगर इन दोनों को बढ़ाना है तो टेम्परेचर तुम्हारा बढ़ाना होगा, मतलब अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है और रेजिस्टिविटी बढ़ती है, किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। बोलोगे हाँ सर, बात तो सही है। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा जी। अगर न्यूमेरिकल आया तो अल्फा अल्फा सब दिया रहेगा। अल्फा होता क्या, यहां पे लिख लो बेटा, अल्फा होता है बेटा टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। बहुत अच्छी बात है। अगर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और अगर रेजिस्टिविटी का यूज करते हैं तो अल्फा को क्या बोलते हैं, अल्फा को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी हम लोग बोलते हैं। बोलोगे बात समझ में आ रही है? बोलोगे हाँ सर। मैं बोलूंगा बात समझ में आ रही है? बोलोगे हाँ सर। लव यू बेटा, बहुत अच्छी बात है और बहुत ही बेहतरीन बात है। ओ अरे सर क्या रिवीजन करवाते हो यार, मजा आ गया। चलो बेटा अब हम लोग बढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के थ्रू। ये तो बेटा बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं इसमें, ये तो 9th-10th की चीज है। अगर तुम्हारे पास रजिस्टर्स हैं बेटा सीरीज में, देखो सीरीज में रजिस्टर कैसा होता है, R1 R2 R3 एक के बाद एक होता है। और अगर तुमने बेटा इसको एक बैटरी से जोड़ दिया, मान ले भाई तू एक बैटरी से जोड़ दिया इसको, ये प्लस है और ये माइनस है, बोलोगे हाँ सर, गजब। तो मैंने बोला बेटा करंट दौड़ेगा पॉजिटिव टर्मिनल से बेटा निगेटिव टर्मिनल की तरफ, बोलोगे हाँ। करंट सबसे सेम होता है, तो सेकंड पॉइंट, करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम, सभी से बेटा जी क्या होता है, करंट की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, नीचे देखो, sum of potential difference across individual resistance is equal to the potential difference applied by the source। सोर्स क्या है बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहा है, मान लो ये सोर्स ये है और वो V पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, तो बोल क्या रहा है कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अक्रॉस में बेटा पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होगा, मान ले V1 हुआ, V2 हुआ और V3 हुआ, तो ये जो V होता है बेटा V1 V2 और V3 के इक्वल होता है।
V1 प्लस V2 प्लस V3 के सम के इक्वल होता है। यही बेटा तुम्हारे पास थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के तुम्हें अगर एक रेजिस्टेंस निकालना है और ये जो तीनों रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं वो ऐसी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बताओ जो तीनों का काम अकेले मिलकर कर दे, उसी को बोलते हैं बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, R1 प्लस R2 प्लस R3, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE, R1 प्लस R2 प्लस R3 ये होता है तुम्हारे पास बेटा जी एक तुम्हारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है बेटा जी, सीरीज कॉम्बिनेशन तुम्हारे पास होता है। बोलोगे बात तो सही है सर, बोलोगे बात तो सही है सर, बहुत अच्छी बात है। चलो अब देखो बेटा तुम्हारे पास आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटा कुछ इस तरीके से दिखता है, देखो बहुत ध्यान से, ठीक है, हाँ बहुत ध्यान से। मान ले बेटा इसमें तूने बैटरी जोड़ दी, ये आ गया प्लस और ये आ गया माइनस, तो ऑफ कोर्स बेटा प्लस से माइनस की ओर तुम्हारे पास क्या जाता है, करंट जाता है आई। यहां करंट आई आता है बेटा और बढ़ जाता है, इसमें I1 करंट, इसमें I2 करंट और इसमें I3 करंट। इसमें करंट बेटा सेम नहीं रहता, इसमें करंट बेटा अलग अलग हो जाता है। क्या बात करते हो सर, हाँ बेटा, क्या बात करते हो सर, हाँ बेटा। तो बेटा यहां पे क्या होती है, करंट अलग अलग हो जाती है। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये तो पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है। देखो सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। सोर्स से जो करंट तुम लिए हो बेटा वो सब में से जो फ्लो हो रहा है उसके सम के इक्वल होता है। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। बेसिकली बेटा ये किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है, अभी तुम थोड़ी देर में पढ़ोगे। क्या होगा बेटा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है। अब क्या बोल रहा है, पोटेंशियल, ये तो हो गया पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा कि ये जो सोर्स है, जो पोटेंशियल डिफरेंस V है, वही बेटा इसके क्रॉस में भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके क्रॉस में भी होगा और इसके क्रॉस में भी बेटा पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होगा। मतलब अगर तुम्हारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा तो सबके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। सीरीज में सबके एक क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस बेटा अलग अलग होता था। बोलोगे बात तो सही है। अब मेरी इच्छा है कि मैं तीनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लगाऊं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाऊं। ओहो, अरे गजब बेटा। तो अगर तुम इससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो तो बेटा ये फॉर्मूला होता है 1/Re। Re तुम्हारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर तुम्हारे पास बेटा 2 रजिस्टर्स हुआ, बहुत ध्यान से समझना, तो इजी कैलकुलेशन हो जाता है क्योंकि उस समय R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ जाता है बेटा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। बेटा ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा बेटा कि अगर कभी भी तुम्हारे पास 3 रेजिस्टेंस दिए हो और तुमको मैक्सिमम रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो तीनों को सिंपल सीरीज में जोड़ दो। तुम्हें मिनिमम रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो बेटा तीनों को क्या कर दो, तुम पैरेलल में जोड़ दो। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा बेटा जी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आती है और बेटा जी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, रेजिस्टेंस की नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा बेटा ज्यादा होती है। बोलोगे बात तो सही है। अब देखो बेटा आगे, अब देखो बेटा आगे, ठीक है, हाँ अब देखो बेटा आगे थोड़ा सा। अब देखो बेटा जी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत प्यार से समझिए, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। पूछा जाता है व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, नेम द फैक्टर्स ऑन विच इट इज डिपेंड। लिखा क्या हुआ है यहां पर, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अच्छा बेटा, एक जो सेल होता है ना, केमिस्ट्री में पढ़े होगे, उसके अंदर में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जब करंट फ्लो करता है ना, करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से, तो वो बाधा बनती है इलेक्ट्रोलाइट्स करंट के फ्लो में। उसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, रुकावट को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ही तो बोलते हैं। बोलोगे हाँ, लेकिन ये सेल के खुद के इलेक्ट्रोलाइट के वजह से आया है, इसलिए इंटरनल, अंदर की बात है, ये अंदर की रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बात करते हो सर, हाँ इसको हम लोग स्मॉल आर से दिखाते हैं। ये किस किस पे डिपेंड करता है बेटा, देखो जरा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट तुम सेल में जो यूज कर रहे हो उसकी कंसंट्रेशन, मतलब मात्रा तुम अगर बढ़ा दोगे बेटा जी, तो तुम्हारे पास आर की वैल्यू बढ़ जाएगी। इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। जब सेल तुम पढ़ रहे होगे केमिस्ट्री में, तो उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके बीच में डिस्टेंस बढ़ा दोगे तब भी बेटा क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है।
डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। जो बेटा इलेक्ट्रोड्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव, अगर उसकी एरिया तुम बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस तुम्हारे पास बेटा जी कम हो जाएगा। बेटा ध्यान रखिएगा, इसका कोई प्रूफ नहीं तुमको देखना है बेटा, डायरेक्ट ये लाइंस याद रखनी है। पूछा जाता है व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और बताओ नेम टू फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। क्या बात समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में आई। बोलो खूबसूरत बेहतरीन, लव यू बेटा, लव यू बेटा। चलो बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। अब देखो बेटा एक चीज यहां पे, अब देखो बेटा एक चीज यहां पे, एक टर्म आता है बेटा किस चीज का, ईएमएफ का, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और एक टर्म आता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब समझिए, बहुत सिंपल सा मतलब है बेटा इसका। बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज करते हैं, बट फिर भी देखो इसका मतलब समझो, इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। ईएमएफ को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब बहुत ध्यान से समझना बेटा, होता क्या है जब तुम बैटरी कोई भी खरीद के लाते हो ना मार्केट से, तो उसके पीछे देखना कुछ लिखा रहता है, 15 वोल्ट, 16 वोल्ट, 20 वोल्ट। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई बैटरी है, बहुत ध्यान से समझना बेटा, इसमें प्लस माइनस होता है, हाँ, और इसमें कोई भी करंट नहीं दौड़ रहा है, मतलब तुमने इसको बेटा किसी सर्किट से जोड़ा ही नहीं है, तो बेटा इसके पॉजिटिव और निगेटिव के क्रॉस में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बोला, ये है तो पोटेंशियल डिफरेंस ही, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स, इसको टर्मिनल्स बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन, अगर कोई भी करंट इससे फ्लो नहीं कर रहा, सिंपल भाषा में। और ये भी है पोटेंशियल डिफरेंस ही बेटा, सेम बैटरी हम ले रहे हैं, ये है प्लस और ये है माइनस, लेकिन अब मैंने इसको जोड़ दिया बेटा एक एक्सटर्नल सर्किट से, इसकी रेजिस्टेंस आर है। तो अगर अब इसमें से करंट दौड़ रहा है, प्लस से माइनस की ओर करंट जाता है, तब बेटा इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा, वो क्या होता है, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो मैंने तुमसे क्या बोला बेटा जी, बहुत ध्यान से समझो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स, अक्रॉस टर्मिनल्स व्हेन करंट इज ड्रॉन, जब करंट ड्रॉन करेंगे, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम बैटरी, जो भी तुमने बैटरी लगाई है, तो बेटा इसका एक नंबर में आता है, इंपॉर्टेंस है बेटा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ऐसा क्या हो जाता है कि इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाता है, तुम सर्किट में लगाते हो तो, मैंने अभी अभी बताया बेटा इसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है स्मॉल आर। तो अब इसके क्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, अगर इसकी जब कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था, तो बैटरी के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं ई मान लूं, मतलब इसको ईएमएफ बोल रहा हूं, बेसिकली इसको ईएमएफ ही बोलते हैं, तो अब इसके क्रॉस में क्या होता है, करंट फ्लो होने की वजह से, करंट फ्लो होने की वजह से इसके क्रॉस में आई इंटू आर जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप कर जाता है। तो अब बेटा इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस बचती है ई माइनस आई इंटू आर। क्या बेटा, ई माइनस आई इंटू आर। बोलोगे बात तो सही है, बोलोगे बात तो सही है। अब देखो बेटा ध्यान से, तुमसे पूछा जाता है बेटा रिलेशन बिटवीन ई वी और आर, तो मैंने अभी अभी तुमको बता दिया ये चीज, तुमने ध्यान भी नहीं दिया होगा, मैंने यही रिलेशन तुमको बताया है। देखो अगर तुम बेटा इसको इधर लाओगे तो ये क्या आएगा, v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर ही तो आएगा। बोलोगे हाँ सर, बोलोगे हाँ सर, लेकिन सर ये रिलेशन कैसे आया, ये जरा बताओ हमको, ये रिलेशन हमको कैसे आया, नीचे वाला ये वाला, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ध्यान से समझो बेटा, बहुत प्यार से देखो। जब मैंने एक बैटरी लगाई थी यहां पर, अब मैं बैटरी लगा रहा हूं, ठीक है ना, वैसे बड़ा सा नहीं दिखा रहा हूं, छोटा सा दिखा रहा हूं, सिंबल से तो ऐसे दिखाते हैं, और यहां तुम इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दो, इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये है रेजिस्टेंस आर। बोलोगे हाँ सर, मैंने बोला ये है तुम्हारे पास आर बेटा, ठीक।
हाँ जी सर, मैंने बोला इसके अक्रॉस में जो आया है पोटेंशियल डिफरेंस, आर को लेके जो आया है वो आया है वी। बोलोगे हाँ सर। तुम मुझे बताओ बेटा, अगर करंट आई दौड़ रहा है, आई दौड़ रहा है, आई दौड़ रहा है, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट का होगा, पोटेंशियल होगा वो भी इस पॉइंट का होगा, क्योंकि कोई रजिस्टर आया नहीं है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं। बोलोगे हाँ। और तुम यहां से यहां पे आते हो तो तब भी कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, मतलब इसके क्रॉस में भी V ही रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस। इसके लिए अगर मैं V इज इक्वल टू आई इंटू आर लगाऊंगा मैं, तो मैं क्या बोलूंगा, I की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आई है बेटा जी, V बटा आर आई है। बोलोगे सही है। अब देखो बेटा, यहां से जो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर था ना, तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, V बटा आर लिख सकता हूं, V बटा आर इंटू ये स्मॉल आर। बोलोगे हाँ सर। मुझे स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस की, ठीक है बेटा, इसको मैं इधर लाता हूं, इस वाले को इधर, तो V बटा आर इंटू स्मॉल आर, इसको मैं इधर लाता हूं तो बेटा ये E माइनस वी आया। बोलोगे हाँ सर। मैंने बोला स्मॉल आर की तेरे को वैल्यू निकालनी है, तो स्मॉल आर तुम्हारे पास क्या हो गया, इसको इधर ले आओ, तो E माइनस वी मल्टीप्लीकेशन ऑफ आर बटा वी, इसको अंदर घुसाओ बेटा, किसको, 1/v को, 1/v घुमाओगे तो बेटा ये आएगा E बटा वी आ जाएगा, और ये V और V कैंसिल हो जाएगा, तो E बटा वी माइनस 1 इंटू आर। देखो बेटा यही रिलेशन दिया हुआ है यहां पर, E बटा वी माइनस 1 इंटू आर। बेटा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये लिखने को आता है। बोलता है बेटा ई वी और आर में रिलेशन बताइए, तो बेटा ये रिलेशन लिखिएगा, ये मत लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे तो आई आ गया है, तो ये रिलेशन लिखिएगा बेटा, ये जो मैंने आपको यहां पर अभी बताया है, यहां मैंने आपको जो बेटा अभी बताया, ये रिलेशन लिखकर आइएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये आपसे पूछा जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ, पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस आर जो तुम्हारे पास सर्किट में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बेटा जी अभी हो क्या रहा है कि तुम बैटरी से करंट निकाल रहे हो, अगर बैटरी की तरफ करंट जा रही होती बेटा, अगर सेल तुम्हारे पास चार्जिंग स्टेट में है, तो इस आई आर को इधर लाओ बेटा, तो V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर हो जाता है तुम्हारे पास। वहां पे क्या था, आई माइनस आई आर। जब यहां से बैटरी से करंट तुम निकालोगे तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होगा। जब बैटरी को करंट दोगे, मतलब खुद चार्ज कर रहे हो बेटा, तो मैंने तुमसे क्या बोला, V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर रिलेशन होता है। बस इसको इतना याद रखो, बाकी ये सब डिराइव करने की जरूरत सिर्फ इस केस में है। इतना याद रखना है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारे पास कितना होगा बैटरी के क्रॉस में, अगर बैटरी से करंट निकाल रहे हो तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, अगर बैटरी में करंट भेज रहे हो बेटा तो V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। क्या बात समझ में आई सर, बात समझ में आई, बोलो खूबसूरत बेहतरीन, लव यू बेटा। इतना बेहतरीन रिवीजन तेरे को करवा दूंगा, तू बोलेगा वाह वाह राम जी। चल बेटा, बहुत अच्छी बात, बहुत बेहतरीन बात, आगे। अब देखो बेटा, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, थोड़ा सा ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, इसमें दो कॉम्बिनेशन होते हैं बेटा, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन तो बहुत इजी है, क्या बात करते हो सर। हाँ देखो, अगर तुम सीरीज कॉम्बिनेशन देखोगे तो बहुत अच्छे से बताता हूं, ये बड़का वाला प्लस होता है, छोटका वाला माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। अगर निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा हो, निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा हो, निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा हो, तो इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अगर सारे सेल्स को हटा के तुम्हें एक सेल लगाना है, तो सिंपल क्या कर दो बेटा, सबको ऐड कर दो। देख लो क्या लिखा हुआ है, E1 प्लस E2 प्लस डैश 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 EN, एन सेल्स लगे हैं। तो अगर सबकी सेल की ईएमएफ E है तुम्हारे पास, तो सिंपल बेटा N से मल्टीप्लाई कर दोगे तो N इंटू E आ जाएगा। अगर बेटा ऑल N सेल्स की जो ईएमएफ है बेटा, वो तुम्हारे पास क्या है, E है, तो नहीं तो E1 प्लस E2 प्लस E3 बोलोगे सर, तो बहुत इजी है, इधर से R1 प्लस R2 प्लस R3 करते बोलोगे हाँ बेटा। सर व्हाट अबाउट दिस रेजिस्टेंस R1 R2 R3, बेटा ये सब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स है, ठीक है। हाँ तो मैंने तुमसे क्या बोला कि ये है तुम्हारे पास R1, ये बेटा गलत हो गया, ठीक है, ये छोटा होगा,
इंटरनल रेजिस्टेंस छोटे ही से ही दिखाते हैं बेटा, बड़े से नहीं। तो मैंने बोला बेटा ये आएगा R1, अरे यार तो बेटा हमको इससे कुछ मतलब नहीं है। R1 रेजिस्टेंस जब सीरीज में होता था तो क्या करते थे, R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखते थे। तो मैंने बोला कि जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश डैश। और सभी रेजिस्टेंस अगर बराबर है बेटा तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, वो N इंटू R हो जाएगा। वो तो बेटा तुम निकाल ही लोगे, वो तो तुम निकाल ही लोगे। तो जो R इक्विवेलेंट होगा इंटरनल रेजिस्टेंस का वो सिंपल तुम ऐड कर दोगे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हाँ जी सर, हाँ जी सर। अगेन ये नीचे वाली जो चीज है वो तुम्हारे अभी काम की नहीं है बेटा, इसको तुम हटा दो। ठीक है, इसको तुम हटा दो। चलो, मतलब तुमको ये समझ में आया कि अगर देखो पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा है, निगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा है, अगर ऐसे एक के बाद एक कनेक्टेड हो तो सारी ईएमएफ्स को हटा के एक लगाओगे तो क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस दिस एक बैटरी लगाओगे तो। और सारी इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर निकाल के एक रेजिस्टेंस बनाओगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बोलोगे सर ये तो सेम फॉर्मूला है। मैं बोलूंगा शाबाश, बहुत अच्छा। थोड़ा सा फॉर्मूला में पता है कहां दिक्कत आता है, जब तुम्हारे पास आती है तुम्हारे पास इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक मिनट रुक जाओ, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या बात करते हो सर, हाँ क्या बात करते हो सर, हाँ देखो बेटा इसमें तुमको थोड़ा सा दिक्कत आता है। क्या बात करते हो सर, हाँ देखो बहुत अच्छे से देखना बेटा। ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ, ठीक है, हाँ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक, ठीक है, मान लो बेटा कि इसकी इक्विवेलेंट, इसका ईएमएफ E1 है, इसका E2 है, इसका E3 है, और इसकी R1 R2 R3। देखो बेटा इसका पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव एक साइड कनेक्टेड है, निगेटिव निगेटिव और निगेटिव एक साइड कनेक्टेड है। बोलोगे हाँ। अगर n सेल्स हैं तुम्हारे पास R1 R2 R3 ऐसे ऐसे करके, ईच ऑफ ईएमएफ मत लो बेटा, ये मत लो, ये हटा लो। n सेल्स हैं तुम्हारे पास एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R, इंटरनल रेजिस्टेंस R भी मत लो, R1 R2 R3 आर कनेक्टेड टू इन पैरेलल, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम्हारे पास क्या होगा, इसको भी तुम बेटा हटा दो। बेसिकली ये तुम पूरा, ये तो पूरा गलत लिखा हुआ है, मिसलीडिंग लिखा हुआ है, इसीलिए बेटा मैं बिलीव नहीं करता हूँ लिखे वाली चीजों पे। बट कोई बात नहीं, डीटीपी ऑपरेटर ने कोशिश की होगी लिखने की अच्छे से, बट कुछ मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं। चलो इसको मिटा दो बेटा, ये क्या लिखा हुआ है बकवास यार। देखो बेटा ये क्या दिया हुआ है, देखो सबका प्लस टर्मिनल प्लस और प्लस, सबका निगेटिव 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 एक साइड कनेक्टेड है, बहुत सारी सेल्स हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं। अगर तुम्हें बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो जो फॉर्मूला था अब 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, वो तो तुम इसी फॉर्मूले से निकालोगे, कोई दिक्कत की बात बेटा नहीं है, कोई दिक्कत की बात बेटा जी नहीं है। लेकिन बेटा अगर तुमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अरे इक्विवेलेंट ईएमएफ, मतलब इन सबको हटा के बेटा तुमको एक निकालना है, तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी तुम्हारे पास इक्विवेलेंट होगा वो तुम पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लेना इस फॉर्मूले से। ठीक है, उसके बाद बेटा जी E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2 प्लस डैश 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 EN बटा RN तुम कर लेना, ये आएगा तुम्हारे पास बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
ये आएगा तुम्हारे पास बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, टर्मिनल्स का जरूर ध्यान रखिएगा। यहां पे बेटा सारे पॉजिटिव एक जगह पे ही कनेक्टेड होने चाहिए, सारे नेगेटिव एक जगह पे ही बेटा कनेक्टेड होने चाहिए। तो ये था इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। 1 मिनट रुकिएगा बेटा, पानी पी के आता हूं मैं, फिर यहां से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ जी बेटा, आ जाओ चलो। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन तुमको बेटा ये समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन बात है बेटा। यहां पे एक स्पेशल केस आता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मान लो ना बेटा ऑल रेजिस्टेंसेस जो तुमको दिख रहे हैं बेटा इंटरनल वाले, वो सभी इक्वल हैं और सब आर के बराबर है, और जितनी भी ईएमएफ दिख रही है बेटा जी वो भी इक्वल है तुम्हारे पास, वो भी तुम्हारे पास क्या है बेटा ई है। तो बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत ध्यान से समझना। इस केस में क्या होता है बेटा, जो ई इक्विवेलेंट होता है ना, वो बेटा ईएमएफ ऑफ वन सेल के इक्वल आ जाता है। दैट इज तुमने क्या माना है बेटा जी, ई माना है, याद रखना बेटा। ये कैसे आता है, बहुत इजी है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। अगर तुम यहां पे देखो 1/r इक्विवेलेंट निकालोगे ना, तो मैं बोलूंगा 1/r इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/r प्लस डैश 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 n टाइम्स, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, n टाइम्स। तो ये आएगा बेटा n/r। तो यहां से r इक्विवेलेंट क्या हो गई बेटा, r/n हो गई। बोलोगे हाँ सर, बहुत ध्यान से समझना। हाँ, तो मैंने तुमसे क्या बोला बेटा, ये E इक्विवेलेंट आ गया तुम्हारे पास r/n, और ये ये n टाइम्स आ जाएगा तुम्हारे पास। तो मैं बोलूंगा बेटा ये कितना आएगा, n इंटू E/r आ जाएगा। मैंने बोला बेटा r कैंसिल, n कैंसिल, तो आंसर विल बी E ओनली। तो अगर सारे ईएमएफ इक्वल होंगे, पैरेलल में सारे रेजिस्टेंस इक्वल होंगे, और सबको हटा के एक बैटरी लगानी हो, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा जी, उसकी भी ईएमएफ क्या आएगी, उस एक सिंगल सेल के बराबर आएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। और इक्विवेलेंट बेटा सबके जगह निकाल के लगाओगे तो ये तो r/n आएगा। ये तो मैंने बेटा तुमको इससे निकाल के बता दिया। बेसिकली ये दो फॉर्मूला तुम ध्यान रखते हो तो तुम्हारा सारा चीज निकल जाएगा। बहुत अच्छी बात, बहुत बेहतरीन बात, लव यू बेटा। अब देखो बेटा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देखते हैं किसके बारे में, किरचॉफ्स लॉ के बारे में, कि किरचॉफ्स लॉ क्या होता है। बेटा देखो किरचॉफ्स लॉ के दो रूल हैं बेसिकली, एक जंक्शन रूल और एक लूप रूल। ये लिखने को आता है बेटा कि बताइए कि जंक्शन रूल क्या होता है और लूप रूल क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ऐसी बात है, हाँ। पहला और ये दूसरा, देयर आर टू किरचॉफ्स लॉस, एक जंक्शन रूल एक लूप रूल। दोनों होते क्या है, द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इन अ क्लोज्ड सर्किट इज जीरो, दैट इज नेट करंट जीरो। और ये बेस्ड होता है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के। ये पूछा जाता है बेटा किस पे, चार्ज पे। एक जंक्शन पे बेटा जी जितने भी करंट्स मीट कर रहे हैं उनका अल्जेब्रिक सम जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, बहुत ध्यान से समझो। देखो मान लो बेटा एक पॉइंट है, वहां से बहुत सारे ब्रांचेस निकल रहे हैं। मान लो ये एक करंट आया बेटा यहां पे और बट गया बेटा I1 में और I2 में। अगर तुम इंटरिंग करंट को, ये जंक्शन है तुम्हारा जहां से करंट बट रहा है, अगर इंटरिंग करंट को तुम पॉजिटिव मान लोगे तो जो बेटा जी आउटगोइंग करंट है वो निगेटिव होगा। तो सबका सम करो, अल्जेब्रिक सम, ये जीरो होगा। तो I इज इक्वल टू क्या आ गया, I1 प्लस I2 आ गया बेटा। इसको अगर इधर लाओगे तो, या फिर तुम सिंपल लिख दो बेटा करंट जो इंटरिंग है वो आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा। ये है तुम्हारे पास किरचॉफ्स का बेटा फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। और ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। बोलोगे बात तो एकदम सही है, ठीक। हाँ, अब देखो बेटा किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या है, जिसको लूप रूल बोलते हैं। द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी क्लोज्ड लूप इज जीरो। द लॉ ऑफ दिस लॉ फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट, फिल इन द ब्लैंक से पूछा जाता है। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है और ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। अल्जेब्रिक सम जो भी पोटेंशियल डिफरेंसेस का होगा वो जीरो होगा। मतलब इसको लगाते कैसे वो मतलब है, ये तो स्टेटमेंट है बेटा। देखो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस दो तरीके से आती है, बहुत ध्यान से समझना बेटा मैं बोलना क्या चाहता हूं।
किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस दो तरीके से आती है, एक तो आता है बेटा V इज इक्वल टू आई इंटू आर से, और एक आता है ईएमएफ से, ई से। दो रूल तुमको ध्यान रखना है बस। अगर मान लो निगेटिव और ये पॉजिटिव होगा, अगर तुम बेटा इधर से चलते हुए आ रही हो, जो भी टर्मिनल पहले मिलेगा, ये निगेटिव मिला तो निगेटिव लिखोगे, इधर से चलते आ रहे हो तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा तो पॉजिटिव लिखोगे, इस चीज का ध्यान रखना। V इज इक्वल टू आई आर में क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर करंट मान लो ये रेजिस्टर है, मान लो अगर बेटा करंट इधर है और ये रेजिस्टेंस है, अगर तुम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव आई इंटू आर लिखोगे। और अगर मान लो बेटा कुछ इस तरीके से कहानियां हैं कि ये है तुम्हारे पास रेजिस्टर, तो मूव तो इधर कर रहे हो लेकिन करंट इधर दौड़ रहा है, और करंट के तुम अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो बेटा यहां माइनस आई इंटू आर लिखोगे। बस इतना तुमको ध्यान रखना है। करंट की डायरेक्शन में अगर तुम मूव कर रहे हो तो प्लस आई इंटू आर, ठीक है, और करंट के बेटा अगर तुम इधर मूव कर रहे हो लेकिन इधर ये है, करंट के मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो माइनस आई इंटू आर। एक एग्जाम्पल लेके बेटा मैं तुमको सिंपल सा समझा देता हूं बस, ठीक है। ये पॉजिटिव निगेटिव, ये R1 निगेटिव पॉजिटिव, ये R2, बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत प्यार से समझना। और ये है बेटा जैसे मान लो पॉजिटिव निगेटिव, ये है R3 और ये ऐसे है, ठीक है। हाँ, इसका E1 ईएमएफ है, इसका E2 है और इसका E3 है। किरचॉफ्स लॉ कैसे लगाइए? सबसे पहले तो कोई भी क्लोज लूप पहचानिए और किसी भी डायरेक्शन में घूम जाइए, तुम्हारी मर्जी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मैंने बोला बेटा जी कि देख भाई, मैं इस वाले लूप को पकड़ता हूं, इस वाले को, और मैं इसमें ऐसे घूम जाता हूं, ठीक है, ऐसे, ठीक। अब देखो बेटा, मान लो करंट तो कुछ मानना ही पड़ेगा इसमें, तो इसमें I1 करंट मान ले रहे हैं, इस वाले ब्रांच में I2 मान ले रहे हैं, इसमें I3 मान रहे हैं। डायरेक्शन तुम अपने आप मान सकते हो, वो आंसर साइन के साथ आएगा, बता देगा तुमको, ठीक है। हाँ, अब मैंने क्या बोला बेटा, देखो मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, तो ऐसे जा रहे हैं, 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 जा रहे हैं। अरे करंट के डायरेक्शन में जा भी रहे हो और करंट है भी, तो प्लस I1 इंटू R1। जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, पहले पॉजिटिव टर्मिनल आया तो लिखोगे प्लस E1। जा रहे हैं, 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 अरे करंट के डायरेक्शन में ही हो, प्लस I2 इंटू R2। जा रहे हैं, 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 तो ये प्लस E2 आया, पहले प्लस आया, अब घूम लिया पूरा और कुछ तो बचा नहीं, तो ये इसका सम तुम्हारे पास क्या होगा बेटा, जीरो होगा। इसका सम तुम्हारे पास क्या होगा बेटा, जीरो होगा। क्या बात करते हो सर? अब बोलोगे सर इसमें भी हम वैसे ही घूमेंगे क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, तेरी मर्जी, तू ऐसे घूम जा ले भाई नीचे वाले में। तो मैंने बोला बेटा देख, अब यार सुनो, जा रहे हैं, 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 देखो ये I3 बेटा ऐसे आ रहा है और तुम जा रहे हो ऐसे, देखो ऐसे जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो बेटा अगर तुम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो माइनस लिखोगे, माइनस I3 इंटू R3। जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, पहले पॉजिटिव टर्मिनल आया, प्लस E3। जा रहे हैं, 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 ओहो देखो ऐसे तुम जा रहे हो, ओहो देखो, ओहो देखो, ओहो ऐसे करके जा रहे हो। अब ये करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो मैंने बोला बेटा प्लस I2 इंटू R2, ठीक है। जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, पहले पॉजिटिव टर्मिनल लाया, मतलब प्लस E2। सब हो गया शायद इस वाले सर्किट में, बिल्कुल हाँ, दिस इज इक्वल टू जीरो। मतलब अगर तुम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो प्लस I इंटू IR, और अपोजिट तो माइनस I इंटू आर। बैटरी के केस में जो टर्मिनल पहले आएगी, अगर माइनस आया तो माइनस लगाओ, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव लगाओ। अगर ये तुम सीख जाते हो तो किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाना तुम सीख चुके हो। क्या बात करते हो सर, बहुत बेहतरीन बात है, लव यू बेटा, बहुत बेहतरीन बात है, लव यू बेटा, बहुत अच्छी बात, बहुत बेहतरीन बात। अब देखो, अब इतना अगर हम लोग समझ गए तो बेटा एक आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कॉन्सेप्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये होता क्या है, ये पूछा जाता है तुमसे बेटा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आखिरकार होता क्या है? बेटा जी एक बात को ध्यान रखिएगा, जूल्स साहब ने ये बताया कि देख भाई, अगर किसी भी रेजिस्टर की मैं बात करूं, उसकी रेजिस्टेंस बेटा R मान ले, उसके अक्रॉस में बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस है V है, और करंट जो दौड़ रहा है इसमें से वो क्या है बेटा, I है, ठीक है। हाँ, अगर मैं पूछूं कि फॉर टाइम टी समय के लिए मैं देख रहा हूं कि इसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा, उन्होंने बात किया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग।
कभी भी रजिस्टर से अगर करंट पास होता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। वो आखिर जो हीट है वो क्या होगा? वो हीट होता है बेटा प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर। वो हीट प्रोपोर्शनल होता है कि रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू है। वो हीट प्रोपोर्शनल होता है कितने टाइम के लिए तुम देख रहे हो, ठीक है। और जब तुम इन तीनों को मिलाओगे तो हीट प्रोड्यूस जो होता है वो आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी होता है। एंड दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ बेटा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब इसमें होता क्या है ना बेटा, अगर तुम इसको v के टर्म्स में लिखना चाहो तो h इज इक्वल टू आई की जगह रख दो v बटा आर, इसका स्क्वायर और आर टी। इसको तुम सॉल्व करोगे तो बेटा v स्क्वायर बटा आर इंटू टी आएगा तुम्हारे पास। तो एक तो ये रिलेशन आ गया, एक तो ये रिलेशन आ गया। करंट दिया हो तो ये लगाइए, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो तो बेटा ये लगाइए। बोलोगे बात तो सही है। अब यहां पे बेटा एक चीज तुमको समझ में आ रही होगी, यहां पर बेटा जी कि ये है तुम्हारे पास हीट, मतलब है तुम्हारे पास एनर्जी। तो ये आएगा तो बेटा किस चीज में? जूल में आएगा। बहुत सही। यहां पे बेटा आई स्क्वायर आर दिख रहा है ना जो, और यहां वी स्क्वायर बटा जो आर दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा पावर। पावर, इस सर्किट ने पावर कितना कंजम्पशन किया? पावर कंजम्पशन बाय रजिस्टर। ये जो रजिस्टर है ये होता है बेटा P, दैट इज पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में बोलो तो बेटा वी स्क्वायर बटा आर। तो यहां से तुम जो हीट एनर्जी है वो क्या लिख सकते हो बेटा? हीट एनर्जी इंप्लाइज दैट हीट जो है बेटा वो क्या होगा? आई स्क्वायर आर, दैट इज पावर इनटू तुम टाइम भी लिख सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि पावर का तुमको यूनिट बताने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि क्लास 11th में तुम पढ़े होगे कि पावर का जो यूनिट होता है वो बेटा होता है वॉट। बोलोगे क्या बात करते हो सर? हाँ, क्या होता है बेटा? ये वॉट होता है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग तुम्हारे पास इतना ही है बेटा जी, ये तुमको बकायदा अच्छे तरीके से लिखने को आता है। लव यू बेटा, बहुत अच्छी बात, बहुत बेहतरीन बात। अब देखो बेटा आगे। अब इसके बाद एक चीज है जो है तुम्हारे पास बेटा बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। देखो बेटा बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, इसको इट व्हीट स्टोन ब्रिज को हम लोग बेटा मीटर ब्रिज भी बोलते हैं और स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। लेकिन ये कुछ कुछ बुक्स में ही बोलते हैं, ये हर जगह यूनिवर्सल नहीं है, इसलिए बेटा मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, ये यूनिवर्सल चीज नहीं है बेटा। व्हीट स्टोन ब्रिज ही एग्जैक्ट नहीं कहलाता है, ठीक है। स्लाइड वायर ब्रिज ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। खैर, ये आखिर व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है, लिखने को आता है बेटा, बहुत ध्यान से समझना। देखो क्या लिखा है, दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस। 4 रेजिस्टेंस होने चाहिए, इन विच 1 रेजिस्टेंस इज अननोन एंड रेस्ट नोन। 4 रेजिस्टेंस होने चाहिए बेटा, उसमें 3 नोन होने चाहिए और तुम्हारे पास एक अननोन होना चाहिए, ठीक है। जैसे बेटा देखो यहां पे अरेंजमेंट ऐसे होना चाहिए। देखो बेटा 1 2 3 4 रेजिस्टेंस है, 3 कोई पता होना चाहिए और एक अननोन होना चाहिए। व्हीट स्टोन ब्रिज कुछ इस तरीके से दिखता है, ऐसा अरेंजमेंट PRSQ, ठीक है। अच्छा, द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। इस ब्रिज, इसको ये ब्रिज की तरह दिखता है, इसको बैलेंस तब बोलेंगे जब डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर 0 दिखाए। मतलब गैल्वेनोमीटर बेटा करता क्या है, वो क्या करता है? करंट मेजर करता है और करंट की डायरेक्शन भी बताता है। ये व्हीट स्टोन बैलेंस कब होगा? जब इसमें से करंट जाएगा, क्योंकि बेटा इसकी डिफ्लेक्शन तो 0 तभी दिखाएगी ना जब इसमें से करंट नहीं आए। करंट आएगी तो रिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो अगर डिफ्लेक्शन 0 दिखाएगा तब हम लोग बोलते हैं कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। और जब ये बैलेंस्ड कंडीशन होती है बेटा, तो बहुत ध्यान से समझना, P बटा R इज इक्वल टू Q बटा S होता है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। P बटा आर इज इक्वल टू Q बटा S। मतलब मैंने तुमसे बोला क्या, मैंने तुमसे बताना क्या चाहा बेटा, एक ध्यान से बात को समझो। अरे यार ये क्या कलर है, मैंने तुमको ये बताना चाहा कि अगर इसमें से करंट 0 होगा तभी P बटा आर इज इक्वल टू Q बटा S लिख सकते हो। कुछ भी तुम्हें बेटा 3 पता होगा ना, 1 2 3, तो चौथा तुम यहां से निकाल लोगे। ध्यान रखिएगा, इसमें से बेटा डिफ्लेक्शन तुम्हारे पास क्या होना चाहिए बेटा? 0 होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है बेटा जी, और मेजर करता है करंट को, स्मॉल करंट्स को। एमीटर बोलोगे सर करंट की डायरेक्शन नहीं बताता है, लेकिन वो करंट मेजर करता है, स्मॉल करंट्स को नहीं, हाई करंट्स को भी मेजर कर लेता है। बोलोगे बात तो सही है,
ठीक है बेटा, बोलोगे हाँ सर, बोलोगे हाँ सर, चलो। अच्छा, अब इसी पे बेस्ड बेटा जी तुम्हारे पास एक कॉन्सेप्ट है मीटर ब्रिज का। मीटर ब्रिज इसको बोलते हैं और स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। पूछा जाता है बेटा मीटर ब्रिज का तुम्हारे पास प्रिंसिपल क्या होता है, तो बेटा ये व्हीट स्टोन ब्रिज पे क्या है, बेस्ड है। ठीक है, बोलोगे हाँ सर। अब देखो बेटा ये होता क्या, बहुत ध्यान से समझो। सॉरी, देखो ये होता क्या आखिर, अगर एक्सपेरिमेंट किए होगे तो बेटा ये कार्डबोर्ड होता है और कार्डबोर्ड पे एक स्केल होती है। ठीक है, और ये 1 मीटर की स्केल ली जाती है, मतलब 100 सेंटीमीटर की। बोलोगे हाँ सर। यहां दो एल टाइप के ये सब तुम्हारे पास क्या होते हैं बेटा जी, एक अरेंजमेंट होती है। हमने एक रेजिस्टेंस इसमें लगाया, एक रेजिस्टेंस इसमें लगाया। ठीक है, अगर इसकी लेंथ L1 है तो इसकी कितनी होगी, 100 माइनस L1। यहां मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया है और मान लो इस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन क्या दिखाया, 0 दिखाया, मतलब कोई करंट नहीं दिखाया। डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया मतलब क्या, करंट है ही नहीं। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब नल मतलब होता है 0। इस पॉइंट पे बेटा करंट गैल्वेनोमीटर से क्या हो गया, 0 हो गया। बोलोगे हाँ सर। तो इस केस में हम क्या करते हैं, R बटा L1 इज इक्वल टू S बटा 100 माइनस L1 लिखते हैं। R बटा, इसको हटाओ यार, क्रैक्स पता नहीं ये सब, चलो मैंने क्या बोला बेटा, R बटा L1 इज इक्वल टू R बटा L1 इज इक्वल टू S बटा 100 माइनस L1 करते हैं, याद रखिएगा बेटा। और ये हम लोग बोलते हैं बेटा जी कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज पे बेस है, यही तो करते थे। दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। अगर इसमें से करंट 0 हो जाए, करंट 0 मतलब ये डिफ्लेक्शन नहीं दिखा, इस केस में क्या बोलते हैं कि ये नल पॉइंट है। तो ये देखो क्या लिखा हुआ बेटा यहाँ पे, वेयर L1 इज द लेंथ ऑफ वायर फ्रॉम वन एंड वेयर नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड। नल पॉइंट मतलब कहां पे, गैल्वेनोमीटर बेटा जी, गैल्वेनोमीटर शोस नो डिफ्लेक्शन। यहां पे बेटा कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा तुम्हारे पास। एक्चुअली बेटा ये नल पॉइंट ढूंढना पड़ता है एक्सपेरिमेंट में। यहां टच करो, यहां 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 करो, यहां करो, और जैसे इसकी डिफ्लेक्शन 0 हो गया, समझना कि व्हीट स्टोन बैलेंस हो गया। R बाई L1 इज इक्वल टू S बटा 100 माइनस L1 तुम लिख सकते हो बेटा। ये मीटर ब्रिज पूरा बनाने को आता है, कि ये बनाइए और ये लिखिए बेटा, और ये बताइए कि मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो बेटा ये व्हीट स्टोन ब्रिज पर बेस्ड है। क्या बात समझ में आई, सर बात समझ में आई, बोलो खूबसूरत बेहतरीन। बस बेटा इतना ही तुम्हारे पास आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम मुझसे पढ़ने आते हो, हमसे पढ़ने आते हो, और इस बेस्ट प्लेटफॉर्म से पढ़ने आते हो। यकीन मानो मैंने तुम्हें रिवीजन एक बहुत अच्छे तरीके से करवाया है, टू द पॉइंट कंटेंट और एकदम बेहतरीन कंटेंट। अब तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा होगा। याद रखिएगा कि रोने से अगर जिंदगी बेहतर होती तो सबसे ज्यादा रोने वाला तेरा मास्टर होता। रोने से जिंदगी बेटर नहीं होती है। मैं जरूर जीतेगा, मैं जरूर जीतेगा, और मैं जरूर जीतेगा। लब सर के क्लास में हमेशा जीत की बात होनी चाहिए, हार की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लव यू ऑल बेटा, खूब तरक्की कीजिए, खूब आगे बढ़िए बेटा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखें। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।